सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बीसीए मैथमेटिक्स की जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है उसमें एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। अभी पिछले वीडियो में आपने रिलेशन एंड फंक्शंस यूनिट का एक पार्ट कर लिया था, दैट इज रिलेशंस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया था। अब उसका जो पार्ट नंबर 2 है, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन का जो सेकेंड पार्ट है फंक्शंस, वो हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ पूरे वीडियो में आपने जुड़े रहना है सो दैट आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शंस होता क्या है उससे हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस होता क्या है, व्हाट इज अ फंक्शन, या फिर हम किस चीज को फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको अच्छे से समझना है ना और आप समझने के लिए सीरियस हो तो नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठना, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। वीडियो कुछ टाइम की होगी, वीडियो देखोगे थोड़ी देर बाद चले जाओगे तो उसका फिर कोई फायदा ही नहीं है वो करने का। तो ठीक है, अब फंक्शन होता क्या है। आ मैपिंग डिफाइंड। मैपिंग क्या होता है भैया, सब बताऊंगी, तुम पहले नोट करते जाओ, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ, सब बताऊंगी। आ मैपिंग डिफाइंड such that a mapping defined such that f is such that x से लेके वो y में जा रहा है, वेयर एक एलिमेंट है स्मॉल x जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल x से, एक स्मॉल y है जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल Y से। पहले नोट कर लो, समझाऊंगी, मुझे पता है अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, 2 मिनट रुक जाओ बस तुम। फॉर विच every x has an unique image, every x has an unique image in y। अब देखो फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अ मैपिंग डिफाइंड सच दैट, एक मैपिंग है जिसको हमने नाम दे दिया फंक्शन, जिसको हमने नाम दे दिया एफ। तो फंक्शन कुछ भी नहीं है, फंक्शन एक टाइप की मैपिंग है। किस टाइप की मैपिंग है वो समझो। एक ऐसी मैपिंग है जो दो सेट के बीच में जा रही है, एक्स और वाई। यहाँ पे क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट इसलिए लिया जाता है क्योंकि एम्प्टी ना रहे, खाली ना रहे। मतलब दो ऐसे सेट हमने ले लिए। ठीक है, ये रफ में एक बार समझ भी लो। दो ऐसे सेट ले लिए एक्स और वाई जो कि कुछ ना कुछ एलिमेंट को कंटेन करता है, एम्प्टी नहीं है। तो सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस शेप में डिनोट करते हैं। सेट वाला चैप्टर अच्छे से करा रखा है, नहीं पढ़ा तो अभी जाके वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी वन शॉट की, उसमें जाके चेक कर सकते हो। अच्छा, यहां से लेके x से लेके y में एक मैपिंग जा रही है, उसी मैपिंग को मैं फंक्शन बोलूंगी। कब बोलूंगी, जब x का हर एक एलिमेंट स्मॉल x स्मॉल x क्या है, स्मॉल x इसके अंदर के एलिमेंट है। स्मॉल y क्या है, स्मॉल y इसके अंदर के एलिमेंट है। तो हर एक स्मॉल x के लिए मुझे एक यूनिक इमेज मिल जाए y के अंदर, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगी कि x से लेके y में जो मैपिंग जा रही है वो मेरा फंक्शन बना रही है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। मान लो ये 1 यहाँ के एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, यहाँ के 1 से कनेक्टेड है। यहाँ 2 3 4 5 कई सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ का 2 इसके 5 से कनेक्टेड है, यहाँ का 3 इसके 4 से कनेक्टेड है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं जब वो इससे कनेक्ट होने लग जाएं तो ऐसे मैपिंग को हम क्या बोल देंगे, फंक्शन बोल देंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, यूनिक इमेज। इधर जो आपके एलिमेंट्स है ना, जितनी भी y की वैल्यूज होती हैं, स्मॉल y की जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी इमेजेस होती हैं इन एलिमेंट की। ठीक है, अब ये इमेज जो होगी वो हर किसी एलिमेंट की इमेज जो होती है वो यूनिक होती है। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी दो इमेजेस, मैं यहाँ से 1 को 2 से भी मिला दूं, 1 को 1 से भी मिला दूं, ऐसा नहीं करना। हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी, किसी भी एलिमेंट की जो है इमेज एक से ज्यादा नहीं होगी। दूसरी चीज जो समझने वाली यहाँ पे है वो ये हो सकता है कि दोनों एलिमेंट की सेम इमेज आए, जैसे 2 है। ठीक है, 2 का 2 से भी मैप हो रहा है, 2 का 5 से भी हो रहा है। तो दो अलग अलग, अच्छा ठीक है उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे 5 यहाँ पे है। ठीक है, 5 की इमेज 3 भी है। तो दो एलिमेंट्स की यूनिक इमेज हो सकती है, एक ही इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेजेस नहीं हो सकती। सभी एलिमेंट्स की जो इमेज होगी वो यहाँ पे यूनिक इमेज होगी। ठीक है, फंक्शन समझ आ गया।
अगर फंक्शन समझ आ गया तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम डोमेन समझेंगे, कोडोमेन समझेंगे, कोडोमेन क्या होता है, रेंज समझेंगे। देखो ये सारी ही बेसिक चीजें ना क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी ना, आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। और मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, अगर आपने कॉपी पेन ओपन नहीं करा है ना, तो उसको ओपन करो, क्योंकि बिना उसके ना आप लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाला, मैं अभी भी कह रही हूँ, ठीक है। अब पढ़ते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है वो पढ़ेंगे, रेंज क्या होता है वो देखेंगे, और कोडोमेन क्या होता है वो देखेंगे। तो तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तीन अलग अलग चीजें हैं, और तीनों चीजों को आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि तीनों चीजें जो हैं, आज बहुत ज्यादा मेरी टंग स्लिप हो रही है, तो तीनों चीजें जो हैं हलवा है, एकदम हलवा है, ठीक है। समझने के लिए दो सेट ले लिए एक्स और वाई, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिए थे 1 2 और 3, यहाँ पे मैंने कुछ और एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 और 6। 6 एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिए हैं इस वाले सेट में, और 6 एलिमेंट यहाँ पे लिए। मैं कह रही हूँ यहाँ से यहाँ एक फंक्शन मैंने डिफाइन करा है, ठीक है। अब ऐसे केस में जितनी भी x की वैल्यूज होती हैं जो कैपिटल X सेट से, ये बिलोंग का साइन है, ये ई नहीं है, ये बिलोंग का साइन है, ध्यान रखना। बहुत से बच्चे इसको ई कह देते हैं, ये बिलोंग्स का साइन है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कैपिटल X से बिलोंग कर रहे हैं, वो सारे मेरे क्या बन जाएंगे, वो सारे मेरे डोमेन बन जाएंगे। तो डोमेन कुछ भी नहीं है, डोमेन सिर्फ और सिर्फ X के एलिमेंट्स को बोला जाता है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल X, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, जहां से सेट डिफाइन है उसके सभी एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है, जो सेट है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डोमेन बोल देते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो डोमेन हो गया, वो डोमेन मेरा क्या हो गया, वो हो गया 1 2 3। समझ आ गया डोमेन क्या होता है, ठीक है। अब डोमेन समझ आ गया तो कोडोमेन की तरफ चलते हैं, ठीक है। कोडोमेन को समझते हैं कि कोडोमेन क्या होता है, ओके। अच्छा, कोडोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का को पार्टनर, वो कोडोमेन हो गया। तो डोमेन का को पार्टनर यहाँ पे क्या है, वाई वाला। तो जितने भी वाई कैपिटल वाई से बिलोंग कर रहे हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे, मेरे कोडोमेन हो जाएंगे। तो उस हिसाब से मेरा कोडोमेन क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ये मेरा क्या हो गया, को पार्टनर हो गया डोमेन का, यानी कि कोडोमेन हो गया। अच्छा, अगर डोमेन और कोडोमेन ये होते हैं, तो फिर ये रेंज किस बला का नाम है, रेंज क्या होता है वो भी बता देते हैं भैया। तो जब हमने मैपिंग डिफाइन करी, तो मान लेते हैं 1 की मैपिंग 1 पे जा रही है, 2 की मैपिंग 4 पे जा रही है, और 3 की मैपिंग जो है वो 2 पे जा रही है। कहीं भी जा सकती है, हमने ये मान लिया, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि मैपिंग कहाँ जा रही है। अब इसमें जो फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट हो रहे हैं, 1 इन्वॉल्व हो रहा है, 2 इन्वॉल्व हो रहा है, और 4 इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब अभी भी 3 ऐसे एलिमेंट हैं कोडोमेन के जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो जितने भी y के एलिमेंट या जितने भी कोडोमेन्स में से एलिमेंट यूज होंगे फंक्शन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वही रेंज बन जाएंगे। बट अगर आप पूरे सेट को रेंज बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा सेट कोडोमेन होता है, रेंज कैसे बोल दोगे तुम लोग। तो इस हिसाब से रेंज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या बनेगा रेंज, 1 2 4। ये आपका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही होंगी आई होप आप लोगों को। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट कैपिटल X इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ये हमें एक सेट X की एलिमेंट्स दे रखे हैं, सेट X के, और दूसरा हमें सेट Y दे रखा है जिसके ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। हमें क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3। हमें फंक्शन निकालना है जो कि किससे डिफाइंड हो रहा है, इससे डिफाइंड हो रहा है। और क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। डोमेन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितनी भी x की वैल्यूज हम यूज कर रहे होंगे वो हमारी डोमेन बन जाएंगी, और जितनी भी हम y की वैल्यूज यूज कर रहे होंगे वो सारी हमारी क्या बन जाएंगी, रेंज बन जाएंगी, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो fx दे रखा है उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, फंक्शंस निकालेंगे, ठीक है।
तो आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज हमें एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स हमें कितना दे रखा है 2x + 3, ये एफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपका एफ एक्स आता जाएगा, मतलब आपकी y की वैल्यूज निकलती जाएंगी, राइट। तो x की वैल्यूज कौन कौन सी है, जो कैपिटल सेट x में बिलोंग करेंगी, जैसे कि 1 2 3 4 5। इसका ये मतलब निकला कि आपको f(1) पे वैल्यू निकालनी है, आपको f(2) पे वैल्यू निकालनी है, f(3) पे वैल्यू निकालनी है, f(4) पे वैल्यू निकालनी है और f(5) पे वैल्यू निकालनी है। समझ आता है इतना, ठीक है जी। अच्छा, अब f(1) पे वैल्यू निकालने का मतलब है कि x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। तो x की जगह 1 पुट कर दो, 2 × 1 + 3 हो जाएगा, यानी कि 5। x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 × 2 + 3 यानी कि 7 हो जाएगा। x की जगह 3 पुट करोगे तो 2 × 3 + 3, 2 3 क्या होता है 6 होता है, 6 + 3 कितना होता है 9 हो जाता है, ठीक है। फिर f(4) निकालोगे तो x की जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 4 पुट करना पड़ेगा। तो 2 × 4 + 3 मैं करूंगी, कितना आ जाएगा मेरा 11 आ जाएगा। x की जगह 5 पुट करेंगे तो 2 × 5 + 3 हो जाएगा, तो 2 × 5 + 3 ये आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये जितनी भी आपकी अलग अलग वैल्यूज निकली हैं ये क्या है, ये आपकी एफ एक्स की वैल्यूज है, यानी आपकी एफ एक्स हमारा क्या होता है वाई होता है, यानी आपकी वाई की वैल्यूज निकली हैं। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारा डोमेन और रेंज क्या है। देखो क्वेश्चन में ना आपको 3 चीजें बोली थी फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली। सबसे पहले फंक्शन हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ये फंक्शन ही तो है कि 1 पुट करने पे 5 आ रहा है, 2 पुट करने पे 7 आ रहा है, 3 पुट करने पे 9 आ रहा है, ये सारी चीजें। और डोमेन होती है आपकी ये जितनी भी x की वैल्यूज आपने यूज करी हैं, और रेंज होता है जितनी भी आपने y की वैल्यूज यहाँ पे यूज करी हैं। तो आपकी जो डोमेन बन जाएगी, डोमेन वो क्या बन जाएगी आपकी, डोमेन x की वैल्यूज जो आपने यूज करी हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5, और जो आपकी रेंज बन जाएगी वो चीजें बन जाएंगी जो एफ एक्स की वैल्यू आई है, यानी कि y। तो आपका यहाँ पे रेंज जो है वो कितना बन जाएगा, रेंज आपका यहाँ पे बन जाएगा, पहली वैल्यू देखो कितनी आई है 5 आई है, दूसरी वैल्यू 7, देन 9 11 13, ठीक है। समझ आ गया डोमेन कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालना है। अब हम काफी सारे क्वेश्चन अभी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें ना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी होगी, तभी जाके आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो देखनी है, ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका आएगा उस क्वेश्चन में ये बोला है कि पॉइंट आउट आपको करना है कि कौन सा फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है और कौन सा फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, सो दैट आप आसानी से चीजों को समझ पाओ। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऑड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑड फंक्शन क्या होता है, देखो जब हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है तो वो फंक्शन क्या होता है एफ एक्स होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है एफ एक्स होता है। तो जब भी मैं नेगेटिव ऑफ एक्स का फंक्शन निकालू, मतलब एफ ऑफ -x निकालू, और उस केस में मेरा सॉल्व करके माइनस का एफ ऑफ एक्स अगर आ जाता है तो ऐसे फंक्शंस को मैं क्या बोलूंगी, ऑड फंक्शंस कह दूंगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से मतलब आप जब क्वेश्चंस को इसको करोगे तो उससे आपको ये चीजें ज्यादा समझ आएंगी एज कम्पेयर टू सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो और क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो। तो वैसा काम मत करना, वरना चीजें समझने में बहुत दिक्कत आने वाली है आप लोगों को। अच्छा, जब हम एफ ऑफ -x को निकालें और वो एफ ऑफ x के बराबर ही आ जाए तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोल दूंगी, इवन फंक्शन कह दूंगी, ठीक है। ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोल दूंगी, इवन फंक्शन। अच्छा, इतना अगर आप लोगों को अगर समझ में आता है तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज पॉइंट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is point out which of the following is odd or even।
कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है, हमें वो फंक्शन बताना है। जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, दैट इज फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 4x, ठीक है। और जो इसका आपको सेकेंड पार्ट दे रखा है दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 5x का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 6। ओके, ये चीजें हमें यहाँ पे गिवन में दे रखी है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा फंक्शन ओड है और कौन सा फंक्शन इवन है, तो उसका शॉर्ट एंड सिंपल रूल क्या है कि मैं नेगेटिव x का एफ ऑफ निकालूंगी, फंक्शन निकालूंगी। तो जब भी आप फंक्शन निकालते हो, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हो, तो जरा देख लेते हैं क्या आएगा। मैंने यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, मतलब x की जगह मुझे किससे रिप्लेस करना होगा, माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा। तो जहां जहां पे आपका x अभी तक दे रखा था, हर उस जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, ये आएगा आपका माइनस 3x क्यूब, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 4x आ जाएगा। अगर मुझे इसको इसके टर्म में लिखना है तो क्या मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ, ले लेंगे भैया। क्या बच जाएगा माइनस कॉमन लेके, ये टर्म बच जाएगा। क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो प्लस जो है वो आपका नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस होता है तो सेम चीज आ रही है। तो ये मेरा टर्म क्या है, इतनी वैल्यू जो है ये मेरी क्या है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। तो इसका मतलब मैं इस पॉइंट तक पहुंच गई कि एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने पे जो मेरी वैल्यू आ रही है सॉल्व करके, दैट इज मेरा माइनस का एफ ऑफ एक्स आ रहा है। और अगर ऐसा आ रहा है तो अभी हमने देखा था कि इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, ऑड फंक्शंस बन जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सो इट इज अ एन लिख दो क्योंकि ऑड फंक्शन है, सो इट इज एन ऑड फंक्शन। समझ आ गई चीजें। अब एक बार इस वाले क्वेश्चन को हम और सॉल्व कर लेते हैं, देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको समझ आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके या आगे बढ़ा के अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस का 6 आपका यहाँ पे लास्ट में बच जाएगा। माइनस एक्स को जब मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो पॉजिटिव आएगा, तो x की पावर 4 हो जाएगी। इसको 2 बार करूंगी तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये ओवरऑल क्या बच जाएगा, 5x स्क्वायर, और माइनस में क्या बचेगा, 6। तो मैंने तो निकाला क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, लेकिन सॉल्व करके मेरा जो टर्म्स आई, मेरी जो नंबर्स आई, वो क्या आ गया, एज इट इज वही आ गया जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इस टाइप का फंक्शन क्या है कि जब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रही हूं तो मेरे को एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, सो इट इज एन इवन फंक्शन, सो इट इज एन इवन फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन मेरे क्या बन जाएंगे, इवन फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं। देखो भाई, चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर आप ही को समझ में नहीं आएगा तो फिर इतना कराने का, इतना लिखने का, इतना बोलने का, लंबी चौड़ी वीडियो बनाने का मेरा कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो चीजों को अच्छे से समझो, अच्छे से एग्जाम में मार्क्स आएंगे। जब तक चीजों को समझोगे मार्क्स क्या लेके आओगे आप, फिर बाद में चीटिंग करोगे, फिर पकड़े जाओगे, फिर बोलोगे ये हो गया वो हो गया कमेंट्स में आके। यहाँ पे अभी जो मेरी शॉर्ट्स वीडियो है बीसीए की, कोई बच्चा उसके कमेंट जाके देखना, दुनिया भर के कमेंट कर रखे हैं फालतू के, एक भी उसमें काम का कमेंट नहीं दिखेगा। सारे कमेंट ऐसे दिखेंगे आपको कि हमारी री आ गई, हम एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या हमें मैथ्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उल्टे सीधे कमेंट्स, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। चलो एनीवेज, अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ f इज सच दैट, r से लेके r में, r यहाँ पे रियल नंबर्स के मैं सेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। r से लेके r में डिफाइंड है, इज डिफाइंड बाय, और किस तरीके से डिफाइंड है एक बार उसको देख लेते हैं। ये डिफाइंड है भैया एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। तो भैया फाइंड आउट क्या करना है वो भी देख लेते हैं। फाइंड f ऑफ x। भैया ये क्या है, हमें f ऑफ निकालना है, मुझे फंक्शन निकालना है, लेकिन x की जगह मुझे क्या गिवन है, f ऑफ x है।
कुछ बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो एक बार इस चीज को आप समझो ध्यान से। अभी तक मैं क्या यूज करती आ रही थी, ये यूज करती आ रही थी। अगर मैं x की जगह से रिप्लेस करके f ऑफ x लिख दूं, x की जगह क्या है, अंदर वाली जगह है, तो बाहर वाला सेम है मेरा, बाहर वाले को मैंने कोई चेंज नहीं करा। अंदर वाली जगह पे अगर x की जगह में fx लिख दूं तो मेरा यही टर्म नहीं आ जाएगा जो मुझे फाइंड करना है। इसका मतलब मुझे इतनी चीजें समझ में आई कि अगर मैं x की जगह पे क्वेश्चन में x की जगह पे f ऑफ x पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल है ना, करो एक बार ट्राई। f ऑफ x मतलब कि x की जगह पे क्या पुट करना है मुझे, f ऑफ x पुट करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है 3, फिर x का स्क्वायर अब क्या बन जाएगा, f ऑफ x का स्क्वायर बन जाएगा भैया, क्योंकि x की जगह पे तो मुझे क्या रिप्लेस करना है, f ऑफ x रिप्लेस करना है। माइनस 8x था तो अब 8 इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या है मेरा 1। नेक्स्ट स्टेप में f ऑफ x जो मुझे दे रखा है उसकी मुझे वैल्यूज पुट करनी है, तो ये यहां से स्टार्ट कर रही हूं मैं 3, फिर ब्रैकेट में f ऑफ x कितना है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और उसका भी होल स्क्वायर है -8, फिर f ऑफ x आ गया, f ऑफ x मेरा दोबारा से कितना है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 है, और लास्ट में ये जो प्लस 1 है ये अलग से है, इसको मिक्स मत कर देना, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ये वाला टर्म तो आसानी से हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बट इस पूरे का स्क्वायर दे रखा है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास नंबर 9th की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक में, अगर आप लोगों को याद हो तो, क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी भैया कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है, पहले तो तीनों का स्क्वायर ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, a की जगह क्या आ रहा है 3x स्क्वायर आ रहा है, b की जगह क्या आ रहा है -8x आ रहा है, साइन के साथ लेना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ तीनों पॉजिटिव ले रखे हैं। c की जगह पे मेरा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो कर दो इसको, क्या बनेगा भैया 3 एज इट इज आ जाएगा। इसका स्क्वायर a का स्क्वायर लेना है ना, तो इसका स्क्वायर क्या होता है 9x की पावर 4, फिर आएगा जी प्लस b का स्क्वायर क्या बन जाएगा 64 का x स्क्वायर, फिर आएगा जी c का स्क्वायर, 1 का कितनी बार भी स्क्वायर कर लो 1 ही रहेगा, प्लस 2ab का क्या मतलब है, देखो इसको ना मैं यहाँ साइड में कर लेती हूँ ताकि आपको पता रहे मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक रफ एरिया सा बना लेते हैं अपन और उसमें आसानी से करते हैं, ठीक है। उसने बोला प्लस 2ab लेना है, तो 2ab का क्या मतलब है, a मेरा ये है b मेरा ये है, तो ab का मतलब है कि 3x स्क्वायर को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे -8x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 48x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर दो माइनस का 48x क्यूब। यहां तक देखो हम पहुंच चुके हैं। अगला मेरा टर्म है 2bc करना है, b ये है c ये है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू -8 -16 हो गया, -16x इंटू 1 -16x ही रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ माइनस का 16x। उसके बाद क्या करना है c को मल्टीप्लाई करना है a से, तो c मेरा क्या है 1 और a मेरा क्या है, सब कुछ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आंसर तो किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा 2 को पहले मल्टीप्लाई करो c से, तो 2 1 जा 2 होता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करो a से यानी इससे, तो 6x स्क्वायर आपका बच जाएगा, ठीक है। आगे वाला कंटिन्यू रखो -8, फिर ब्रैकेट में इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटा भी दो, कुछ मैटर नहीं करता, 3x स्क्वायर -8x प्लस 1 और प्लस 1, और भैया अब हम इसको भी हटाएंगे क्योंकि इससे हमारा काम अब निकल चुका है, ठीक है। अच्छा इसको ब्रैकेट को ओपन करो, ये जो 3 है ना ये सिर्फ इतने के साथ प्रोडक्ट में है, तो आपको जब ओपन करना है तो 3 को इन सभी से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 9 जा 27 x की पावर 4, 64 इंटू 3 करो जरा, 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 होता है, 192 आ गया जी, तो 192 x स्क्वायर
+3 माइनस 48 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 144 आता है, तो 144 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस 16 3 से कितना होता है 48, प्लस 6 इंटू 3 कितना होता है 18, तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ जाते हैं ये, अच्छा 18x² तक आ गए थे हम, माइनस, अब यहाँ पे डबल गेम है। डबल गेम क्या है, आप इसको तो मल्टीप्लाई कर दोगे, ये माइनस की वजह से अंदर साइन भी चेंज होंगे, वो आप करोगे नहीं, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, तो ऐसा नहीं करना। 8 इंटू 3 तो 24 होता है, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का 24x²। फिर 8 8 जा 64 होता है, लेकिन माइनस 64 नहीं, +64, +64x, और -8 को जब 8 से करेंगे तो क्या बचेगा, यहीं लिख दो -8 और +1, ठीक है। इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना, वो अलग से दे रखा है। अब हम करेंगे सॉल्व लाइक टर्म्स को। अब देखते हैं आपको कितना अलजेब्रा आता है। पहले x4 वाले देखो कहीं पे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे जी, इनको लिख दो एज इट इज। उसके बाद x3 वाले देखते हैं। पहले x3 वाले आपको कहीं पे दिख रहा है, x3 वाला भैया मुझे एक बार ही दिख रहा है, तो मैं एक ही बार उसको लिख दूंगी, और वो भी निगेटिव आ रहा है, तो 144x3। तो अभी तक जो हमारा काम हो चुका है वो इस वाले टर्म से हो गया, इस वाले टर्म से हो गया। अब मैं ढूंढूंगी x² वाला टर्म। एक 192 आ रहा है, लिख दो जी 192, ठीक है। अरे 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 कहाँ आ रहा है भैया, ये कहाँ गिर रहा है, सारी चीजें गिर जाएंगी क्या। हाँ 192 आ रहा है। दूसरा आ रहा है मेरा प्लस का 18 और माइनस का 24, तो प्लस मैं इसमें 18 कर दूंगी, और जो भी मेरा आएगा उसमें से मैं माइनस कर दूंगी 24, तो ये हो गया मेरा 10, ये हो गया मेरा 11, और ये मेरा आ गया 210। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 186 बच जाएगा, तो मतलब मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव 186x²। ठीक है भैया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब हम लेंगे x वाला टर्म, तो एक x वाला टर्म मेरा यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, इसका मतलब आपको दोनों को क्या करना है माइनस करना है। 16 3 जा 48 होता है, 16 4 जा 64 होता है, दैट मीन्स गैप कितने का है 16 का है, तो प्लस का 16x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब नंबर की बात करते हैं, इसका तो काम हो गया, अब बच गए नंबर। -8 और +1 को मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा, माइनस का 7 और प्लस का 3 फिर से माइनस का 4 आ जाएगा। अब उस पड़ाव तक हम आके पहुंच गए हैं कि कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो वही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। जैसे ही पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाए, सिंपलर पॉलिनोमियल आ जाए जो फर्दर ब्रेक आपका नहीं हो सकता, तो ऐसे उसको क्या बोल दोगे आप, फाइनल आंसर बता दोगे। ठीक है, समझ आती है इतनी चीजें। देखो भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो ये रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट नंबर 2 है, मतलब इतनी बड़ी वीडियो मुझे नहीं लगता कि रिलेशंस की भी बनी है जितनी हम फंक्शन की बना रहे हैं, बट ये है कि आप जितना ज्यादा अच्छे से समझोगे चीजों को, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा अलग है, क्या है, तो भैया चैप्टर के नाम टाइप करो ना, जो चैप्टर के नेम आपके अलग है उनको टाइप करो। मुझे कैसे पता चलेगा आपकी यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, बताओगे जब भी पता चलेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द फंक्शन f इज सच दैट कि r से लेके r में आपका जा रहा है, इज डिफाइंड बाय डिफाइन होगा, कुछ ना कुछ fx होगा। हाँ, तो इट इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू क्या होगा, 3 पार्ट्स में आपको दे रखा है। देखो क्वेश्चन बड़ा है ना, तो उसको देख के हाइपर नहीं होना, या उसको देख के परेशान नहीं होना कि भैया इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा है, कैसे करूंगा जी। अरे सब हो जाता है, बस सारी चीजें ना प्रैक्टिस से होती हैं। अब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, फिर पेपर में जाओगे तो भैया क्या ही समझ आएगा आपको, आप खुद सोचो ये बात। ठीक है, ये मुझे दे दिया, बताऊंगी कैसे करना है। आपको निकालना क्या है, पहले आप वो लिख लो, फाइंड, क्या फाइंड करना है, f(2) निकालना है, f(4) निकालना है, f(-1) निकालना है, f(-3) निकालना है। गॉट इट। अब देखो,
ये तो मुझे समझ आ गया जी कैसे निकालना है। एफ ऑफ एक्स में जब मैं एक्स की जगह 2 पुट करूंगी तो आ जाएगा, एक्स की जगह 4 पुट करूंगी तो ये आ जाएगा, एक्स की जगह -1 पुट करूंगी तो ये आ जाएगा, एक्स की जगह -3 पुट करूंगी तो ये आ जाएगा। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि एफ ऑफ एक्स तो ये तीनों हैं, तो हमें कौन सा लेना है भैया? वो डिपेंड करेगा आपको जो नंबर्स दे रखे हैं उन पे। ठीक है भैया, वो डिपेंड करेगा नंबर्स पे। देखो कैसे डिपेंड करेगा, एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ ये चीजें भी। आपको जैसे पहला पार्ट निकालना है एफ ऑफ 2। अब ये जो 2 नंबर है इसमें से कहां पे लाई करता है? क्या 2 3 से बड़ा है? नहीं बाबा, छोटा है 3 से। क्या 2 -2 और 3 के बीच में आता है? हाँ भाई, ये सही लग रहा है, आता है। तो उस 2 के लिए आप जिस एफ ऑफ एक्स को यूज करोगे वो ये होगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या यूज करोगे? आप यहाँ पे बेशक लिख सकते हो, हाथ खराब कर लिए मैंने तो। आप यहाँ पे लिख दो कि एफ ऑफ एक्स जो मैं लेके चल रही हूँ ना, वो x² - 2 लेके चल रही हूँ। किसके लिए? एफ ऑफ 2 के लिए। तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा 2 से, तो 2 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 - 2 हो जाएगा, और 4 - 2 तो मेरा क्या होता है? 2 ही फर्दर होता है, तो 2 एफ ऑफ 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, एफ ऑफ 4 का निकालना है मुझे। एफ ऑफ 4 का कैसे निकलेगा? 4 देखो कहाँ लाई कर रहा है, पहले वाले में ही लाई करेगा, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है 4। तो अब एफ ऑफ एक्स हम ये लेके चलेंगे तो 3 × 4 माइनस का 1, 3 4 जा 12 होता है, 12 - 1 क्या हो गया? 11 हो गया। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 11 आ गई। ठीक है भैया, अब एफ ऑफ -1 का निकाल लो। -1 देखो कहाँ लाई कर रहा है, क्या -1 3 से बड़ा है? नहीं है। क्या -1 -2 से छोटा है? नहीं है, -2 से तो बड़ा होता है -1, इसका मतलब बीच वाले में लाई करेगा। तो -1 का स्क्वायर -2, -1 का स्क्वायर मेरा 1 होता है, 1 - 2 दैट इज इक्वल्स टू मेरा माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट निकालो, एफ ऑफ -3 निकालना है मुझे। एफ ऑफ -3, अब देखो -3 यहाँ ही लाई कर रहा, नहीं -3 कहाँ है आपका? -3 तो -2 से छोटा हो गया ना, तो 2x + 3 वाला यूज करोगे, तो 2 × -3 + 3 वाला यूज करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू -6 + 3 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा -3। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये कह रहा है कि फाइंड द डोमेन। अब डोमेन निकालनी है तो कुछ ना कुछ फंक्शन दे रखा होगा, तो क्या फंक्शन दे रखा है? वो आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू x² + 2 x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 8 x + 12। ठीक है भैया, अब देखो डोमेन हमें पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो मेरा फंक्शन डिफाइन इन्होंने कर रखा है, क्या ये वैलिड है भी या नहीं है, क्या हम इसको सभी पॉइंट्स पे डिफाइन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, एक रेशनल नंबर दिख रहा है, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जिसका एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो हम किसको रेशनल नंबर बोलेंगे या किसको फ्रैक्शन बोलेंगे? जिसके डिनोमिनेटर में 0 ना आए, तो दैट मीन्स ये वाला फंक्शन उसके लिए डिफाइंड नहीं होगा, जब इस पूरे नीचे वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरी 0 हो जाएगी। तो अगर मैं x की वो वैल्यूज निकाल लूं जो इस पूरे टर्म को, नीचे वाले टर्म को 0 कर रही है, और उन वैल्यूज को अगर मैं रियल नंबर्स के सेट में से माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। करते हैं ट्राई। पहले मैं वो वैल्यूज निकालूंगी जो मेरे डिनोमिनेटर को 0 बना रही है, तो जिसके लिए मेरा डिनोमिनेटर 0 है वो वैल्यूज निकालो। ये मेरे को क्या दिख रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं इसका क्या निकाल सकती हूँ? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से रूट निकाल सकती हूँ। कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए प्लस करके 8 आए, तो 6 और 2 दो ऐसे नंबर है मेरे पास। मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। आई होप ये समझ आता होगा आपको। +12 = 0, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x - 6 -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x - 6 = 0। x - 6 एक फैक्टर हो गया आपका, x - 2 अनदर फैक्टर हो गया मेरा। तो x की वैल्यूज मेरे पास क्या क्या आ गई? 6, 2 आ गई x की वैल्यूज।
फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? 6,2 वो वैल्यू आ गई जिसके लिए ये डिफाइंड नहीं है। सो यहाँ पे लिखोगे सो fx is defined on all values of x। हर वैल्यू के लिए तो डिफाइन है, एक्सेप्ट किन वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है? एक्सेप्ट 6,2। भैया 6,2 के लिए ये डिफाइन नहीं है, तो इसकी जो डोमेन मेरी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी कि 6 और 2 को मैं हटा दूं रियल नंबर के सेट से, तो r माइनस 6,2। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है। स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे, फिर क्या फायदा। ठीक है, अब बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने डोमेन निकाली थी, अगले क्वेश्चन में हम रेंज निकालेंगे। रेंज क्या होता है? रेंज y की वैल्यूज होती हैं। देखो सारी चीजें आप लोगों को बता रखी है, फिर भी अगर आप कुछ नहीं करते तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राइट द रेंज, कौन सी रेंज? राइट द रेंज ऑफ y इक्वल्स टू -x+1 डिवाइडेड बाय x-1। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है? रेंज निकालनी है। ओके, अब देखो, अब एक यहाँ पे समझने वाली बात है, और वो समझने वाली बात ये है कि ये दो चीजों के लिए डिफाइन होता है। ये जो मोड होता है ना, ये आपका दो चीजों के लिए डिफाइन होता है। मोड का मतलब होता है कि आपकी दो वैल्यूज होंगी, एक आपकी पॉजिटिव में निकलेगी, एक आपकी नेगेटिव में निकलेगी। तो एक तो मेरा क्या होगा? -x-1 हो जाएगा, और एक मेरा क्या होगा? x-1 हो जाएगा। ये कब होगा? इफ x-1 बड़ा है, ग्रेटर देन है 0 से। और ये कब होगा? जब मेरा x-1 जो है वो लेस देन इक्वल टू है मेरा 0 से, उस केस में होगा। तो आपको दोनों केसेस को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही है चीजें? अब y मुझे ये बता दो कि y क्या होगा। तो भैया y इज सिंपल, द वैल्यू ऑफ y will be 1 if, अगर ये वाला केस है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि x-1 आ जाएगा ऊपर, और x-1 को x-1 से कट कर देंगे। इफ x-1 ग्रेटर देन है 0 के। ठीक है, और अगर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तब भी x-1 से कट हो जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा, एंड y इक्वल्स टू -1 होगा इफ x-1 लेस देन इक्वल टू 0 है उस केस में। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब भैया अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। मतलब फंक्शंस जो होते हैं वो भी तो अलग अलग चीजों में क्लासिफाई किए जाते हैं ना, मतलब वो भी अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, हर फंक्शन एक जैसा तो नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो पहले मैं फंक्शंस के नाम लिख देती हूँ, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला फंक्शन आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है अभी समझा दूंगी। दूसरा आपका आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ठीक है भैया। तीसरा आपका आता है वन फंक्शन। वन फंक्शन। चौथा आपका आता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, ठीक है भैया। अच्छा, आगे और भी फंक्शंस है मेरे पास, लेकिन अभी पहले एक चीज इतना कवर करते हैं पहले। ठीक है, इतना समझते हैं पहले। देखो भैया, सबसे पहले इनटू और ऑन टू की बात कर लेते हैं। तो भैया इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है, देखो पहले फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। दो मेरे पास सेट होते हैं, एक सेट एक्स होता है, एक सेट वाई होता है। इसमें मेरे पास मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट है, या 2 ही मान लो, और इसमें मान लो कि 3 एलिमेंट है। इसका इसके साथ बन रहा है, इसका इसके साथ बन रहा है, और 2 ऐसा बेचारा है जो सिंगल रहता है, वो अकेले रहता है, उसको अकेले रहना पसंद है। तो ऐसे केस में
जिसमें सेट y के अंदर कोई भी एक एलिमेंट अकेला बच जाए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। मतलब इसकी प्री इमेज का मतलब क्या होता है कि x एलिमेंट उसके साथ मैचअप में नहीं है। तो जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, जो भी y में अकेला एलिमेंट बच जाए, ऐसे टाइप के फंक्शन को मैं क्या बोल दूंगी? इनटू फंक्शन। अच्छा भैया, अगर किसी में सिंगल बच रहा है तो इनटू हो रहा है, लेकिन अगर नहीं बच रहा, उसके सारे एलिमेंट अगर यूज हो रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा ऑन टू फंक्शन। जैसे 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, 1 1 से है, यहाँ पे आपका ये इससे है, और ये भी मान लो 3 से है, और ये 3 से है। मतलब हर एक एलिमेंट जब y का इस्तेमाल हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोल दूंगी? ऑन टू फंक्शन कह दूंगी। ठीक है, समझ आ रहा है? स्टेटमेंट्स तो देखो आपको बुक में भी मिल जाएंगी, डेफिनेशंस तो बुक में भी मिल जाएंगी, लेकिन मेन है कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट समझेंगे कैसे आप लोग? जब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट आता है, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखनी है, ऑन टू फंक्शन का एक नाम और है सर्जेक्टिव फंक्शन। ये लिख लेना, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नाम ही लिखा हुआ आ जाएगा, सर्जेक्टिव फंक्शन। फिर कहोगे ये तो मैम ने पढ़ाया नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता। एक्स वाई, वन वन फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि एक के साथ एक कनेक्टेड होगा। हर एक एलिमेंट के साथ एक सिंगल एलिमेंट ही कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे जैसे देखो मल्टीपल एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं, सिंगल एलिमेंट कनेक्ट होगा, उसमें हम क्या बोल देंगे? उसको हम क्या बोल देंगे? वन वन फंक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? वन वन फंक्शन। ठीक है भैया, सब सही चल रहा है? कुछ रह तो नहीं रहा? हाँ, इसका अनदर नेम, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। इसका अनदर नेम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। फिर अगर मैनी वन फंक्शन है, मैनी से वन में जा रहा है, मतलब कि अगर मैं सेट x इसको बोलूं और सेट y मैं इसको बोल रही हूँ, और यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख रही हूँ, और यहाँ पे 1 2 a भी लिख रही हूँ, तो a1 जो है वो भी मेरा a पे जा रहा है, और 2 भी मेरा a पे जा रहा है, तो मैनी से वन की तरफ पॉइंट हुआ। तो इस प्रकार के फंक्शन को मैं क्या बोल दूंगी? मैनी वन फंक्शंस बोल दूंगी। ये तो थे कुछ बेसिक फंक्शंस, बट इसकी हेल्प से, इन बेसिक फंक्शंस की हेल्प से हम कुछ फंक्शंस और बिल्डअप कर लेते हैं, जैसे इनको मर्ज करके, जैसे 1 1 और इनटू को मिला देंगे तो 1 1 इनटू फंक्शन बन जाएगा, 1 1 और ऑन टू को मिला देंगे तो 1 1 ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, मैनी वन और इनटू को मिला देंगे तो मैनी वन इनटू फंक्शन बन जाएगा, मैनी वन और ऑन टू को मिला देंगे तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। तो एक बार उन फंक्शंस को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं।